हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप द वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। और जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कान्हा जी आप लोग को ब्लेसिंग दे। तो चलिए इसे प्यारी प्यारी बातों के साथ शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि रेयांश ने गौरव की आवाज़ सुन ली थी और अब उन्हें क्लैरिफिकेशन मिल गया था कि यह गौरव ही है। गौरव की जिस तरह की टोन थी, ये सुन करके रेयांश को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करते हुए जिया से पूछते हैं, ये तुम्हारे रूम में क्या कर रहा है? जिया उनका जवाब देते हुए कहती है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट काम हो, बेचारे आपकी वजह से चले गए। मैं फ़ोन रखती हूँ, हाँ। और ये बोल करके वो तुरंत ही फ़ोन कट कर देती है। वहीं रेयांश भी दूसरी तरफ से अपने ऑफिस से काफ़ी गुस्से में बाहर की तरफ निकल रहे थे। कुणाल उनको देखते हुए कहता है, सर शूटिंग के लिए कुछ इम्पोर्ट। लेकिन अभी वो इतना बोलता कि तभी रेयांश उसको घूरते हुए कहते हैं, कुछ काम तुम खुद भी कर लिया करो और एक नया डायरेक्टर हायर करो। अक्षत हमारे पास नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास दूसरे बेस्ट डायरेक्टर नहीं है। कुणाल जी कहता है, हाँ हाँ सर, उसके लिए भी कुछ लोग आए थे इंटरव्यू देने के लिए। रेयांश उसको देखते हुए कहते हैं, अभी मैं फ्री नहीं हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम से बाहर जा रहा हूँ। अगर टाइम मिलेगा तो शाम तक वापस आता हूँ, तक तो मुझे दुबई। अच्छा हाँ, दुबई के लिए आज की प्लानिंग कैंसिल करो, कल देखता हूँ मैं। वैसे तो रेयांश अपने दुबई के बिजनेस को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संजीदा रहते थे और इस तरह से अचानक दुबई का प्लान कैंसिल करने की वजह से कुणाल थोड़ा घबराते हुए उनके पास दौड़ कर आता है और उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, सर इज़ एवरीथिंग फाइन? वाजना की तबीयत तो नहीं खराब है? अचानक से आप प्लान क्यों कैंसिल? कि तभी रेयांश कहते हैं, शादी हो चुकी है मेरी, कुछ टाइम मैं अपने लिए निकाल लूँ, परमिशन दो तो मैं जा सकता हूँ। कुणाल जो रेयांश के टॉन्ट को समझते हुए तुरंत ही अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, सॉरी सॉरी सर, मैं देखता हूँ सर इंटरव्यू का। रेयांश अपनी मुट्ठी को काफ़ी कस के बंद करते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे और वो अपना जबड़ा कसते हुए अपने ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी निकालो। तुरंत ही गाड़ी में रेयांश अंदर बैठते हैं और घर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ से जिया जो बाहर की तरफ आते हुए अगल बगल झांकती है और चिल्लाते हुए कहती है, कहाँ गए आप गौरव जी? वहीं प्रार्थना जी जो बाहर आते हुए जिया की आवाज़ सुन ली थी, तो किसी से फ़ोन पे बात करते हुए अपने रूम की तरफ ही जा रही थी। जिया को गौरव का नाम लेते सुन करके वो उसकी तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, क्या हुआ बेटा? जिया जो प्रार्थना जी की तरफ देखते हुए कहती है, वो गौरव जी अंदर आए थे, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से चले गए। उन्हीं को ढूंढ रही थी। नीचे से नंदिनी जी जिया की बात सुन लेती हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ झांकते हुए गौरव की तरफ देखते हुए कहती हैं, ये सही मौका है बेटा, जाओ। गौरव जब अपनी मॉम की बात सुनते हुए कहता है, क्या मतलब सही मौका? भाभी किसी से बात कर रही थी, सो अभी नहीं जा रहा मैं। और हाँ, ये गिफ्ट आपने मंगवाया था ना, तो आप खुद जा करके दे दो ना, मुझे क्यों बीच में फंसा रही हो? अगर भाई को पता चला ना तो डंडे मारेंगे मुझे। नंदिनी जी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, अगर वो तुम्हें डंडा मारेगा तो मैं हूँ तुम्हें बचाने के लिए, लेकिन ना वो क्या है ना, बार बार सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही मुझसे, तुम खुद जा करके दे देना, बोल देना मेरी तरफ से है। गौरव जो अपनी मॉम को देखते हुए कहता है, कितना परेशान करती हो मॉम, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा था। नंदिनी जी उसको घूर कर देखते हुए कहती हैं, कहीं नहीं जा रहे हो तुम, जाओ जिया के पास और हाँ, डायरेक्टली बस इसे बॉक्स में मत दे देना, उसके हाथ को लेकर के उसके हाथ में ये कंगन पहना देना, शुभ होता है ये। वहीं गौरव को ये थोड़ा अजीब लगता है और वो अपनी मॉम को देखकर पूछता है, मैं क्यों पहनाऊंगा? आपको पहनाना है, आप जाकर पहनाओ, इतना कोई घनिष्ठता नहीं है मेरी उनसे। लेकिन नंदिनी जी अपनी बात को मनवाने में काफ़ी माहिर थे और वो इमोशनल ड्रामा करते हुए कहती हैं, इतनी भी बात नहीं मान सकते तुम मेरी, और वैसे भी तुम्हारी भाभी लगती हैं और भाभी और देवर में इतनी तो दोस्ती हो ही जानी चाहिए। गौरव जो अपनी मॉम को इस तरह इमोशनल होता देखकर कहता है, अच्छा ठीक है मेरी माँ, जा रहा हूँ। और फिर वो ऊपर जाते हुए कहता है, और हाँ, वो रूम डेकोरेशन का क्या करना है? नंदिनी जी जो अपने मन में ही सोचते हैं, एक बार सबने तुम्हें उसके हाथ में कंगन पहनाता देख लिया ना, उसके बाद डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ड्रामा हम कभी और कर लेंगे। और वो गौरव को देखते हुए कहती है, तुम जाओ पहले उसे कंगन पहनाओ, उसके बाद हम बात करते हैं इस बारे में। प्रार्थना जी अभी भी फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और वो जिया की तरफ देखते हुए कहती है, बेटा अंदर जाओ, अगर वो बाहर आएगा तो मैं उससे बोल दूंगी कि तुम्हारे पास चला जाए, कुछ खास काम था? जिया जो कहती है, नहीं काम तो शायद उनको था, पर वो चले,
लेकिन अभी जिया इतना बोलती कि तभी गौरव फिर से उसी की तरफ आते हुए कहता है, हाँ क्या मैं भाभी। जिया जो गौरव को देखकर रूम के डोर फ्रेम पर ही खड़ी थी और वो उसको देखकर पूछती है, क्या हो गया, आप अचानक से चले गए। गौरव जी कहता है, आप किसी से बात कर रही थी, मुझे लगा प्राइवेसी यू नो। जिया जी कहती है, नो वरीज, अंदर आ सकते हैं आप। प्रार्थना जी भी गौरव के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इस वजह से उन्हें भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो फ़ोन पर बात करते करते रूम के अंदर चली गई थी कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए। वहीं जिया और गौरव अब रूम में आ चुके थे। जिया काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी और उसके साथ ही वो पैर को थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रही थी। गौरव उसको देखकर पूछता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, चलने में कोई दिक्कत है क्या। जिया जो कहती है, नहीं नहीं, वो बस थोड़ा चोट लग गया था इस वजह से। गौरव जो जिया को कहता है, बैठिए आप, मुझे एक छोटा सा काम था आपसे। एक्चुअली काम नहीं था, आपको कुछ देना था। जिया जो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती है, मुझे देना था, क्या। गौरव जो उससे कहता है, वैसे आप मेरी भाभी लगेंगी तो ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम आपको देख रहा हूँ तो कोई गिफ्ट देना बनता है ना मेरा। जिया समझ करते हुए कहती है। जिया जो गौरव की बात को ना समझते हुए कहती है, आपको मुझे गिफ्ट क्यों देना है, ये तो मेरा फ़र्ज़ होना चाहिए, मैं आपकी भाभी हूँ, मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन गौरव जो उससे कहता है, अब पता नहीं, मुझे तो इस रस्म के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये मेरी तरफ से नहीं, ये मॉम की तरफ से है। मॉम को ऊपर आने में प्रॉब्लम हो रही थी, एक्चुअली उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा ऊपर नीचे करने की वजह से उनकी सांस बढ़ जाती है। अब इसलिए उन्होंने बोला कि मैं आपको दे दूँ। जिया जो उस बॉक्स को लेते हुए कहती है, ये तो बहुत प्यारा है, थैंक यू। लेकिन तभी गौरव उसके हाथ से उस बॉक्स को लेते हुए कहता है, ऐसे नहीं दे सकता आपको, मॉम ने बोला है कि इसे पहनाना होता है। जिया इस बारे में ज़्यादा सोचती नहीं और अपना हाथ बढ़ा देती है। गौरव भी अपने हाथ से जिया के हाथ को कंगन पहनाने लगता है। वैसे ये कंगन थोड़ा जिया के साइज़ में नहीं था, कंगन थोड़ा छोटा था, जिसकी वजह से जिया के हाथ में उसे डालने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। वो कोशिश करते हुए, थोड़ा प्रेशर देते हुए जिया के कंगन को उसके हाथ में डालना शुरू करता है। जब गौरव से नहीं हो पाता तो जिया अपने हाथ को भी उसमें शामिल करती है और दोनों मिल करके अब उस कंगन को जैसे तैसे करके जिया के हाथ में घुसा रहे थे। वो कंगन काफ़ी खूबसूरत था और देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव भी लग रहा था। गौरव जो जिया से कहता है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अब मुझे साइज़ पूछ लेना चाहिए था पहले, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। एक्चुअली मैं ये सब कभी ख़रीदा नहीं हूँ ना, तो मुझे आइडिया नहीं है। सो सॉरी भाभी। जिया जो कहती है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करूँगी तो हो जाएगा, बस थोड़ा सा ही तो बचा है। और अब वो जिया के ना तो कलाई में घुस पा रहा था और ना ही बाहर निकल पा रहा था, वो पूरी तरह से बीच में फंस गया था और जिया का हाथ जो एकदम से दब गया था। वैसे उस कंगन ने जिया के सारे उंगलियों को दबा लिया था, जिसकी वजह से वो अपनी उंगलियां भी ठीक से खोल नहीं पा रही थी। गौरव जैसे तैसे करके उसे अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करते हुए कहता है, अब क्या करें, एक काम करता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन जिया उसे कहती है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मैं कोशिश करती हूँ, अंदर चला जाएगा। वहीं नंदिनी जी जो अभी हॉल एरिया में ही बैठी हुई थी और वो बैठ कर के मज़े से अपना फ़ोन देख रही थी कि तभी उन्हें किसी के जूतों की टक टक की आवाज़ सुनाई देती है और वो हल्का सा स्माइल करते हुए कहती हैं, आ गया मेरे आँखों को चुभने वाला मेरा तारा। और ये बोलते हुए वो धीरे से अपनी नज़र को उठाती हैं और रेयांश की तरफ देखती हैं। रेयांश काफ़ी गुस्से में बिना इधर उधर देखे डायरेक्टली जिया के रूम के अंदर जाने वाले थे। जैसे ही दरवाजे पर आए थे, जिया और गौरव की हंसी की आवाज़ रेयांश को सुनाई दे जाती है। जिया को इस सिचुएशन में सच में काफ़ी हंसी आ रही थी और वहीं गौरव भी स्माइल करते हुए कहता है, यार ये तो हद हो गई है, मतलब ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है, अब क्या करेंगे, ऐसे तो आपका हाथ ही फंस जाएगा। जिया जो कहती है, मैं कोशिश करती हूँ निकालने की, आई थिंक मुझे इसे निकाल ही देना चाहिए वरना मैं कभी से बाहर ही नहीं निकाल पाऊंगी, ये तो हद ही हो गई, आउच। रियाश के एक हाथ में फ़ोन था और दूसरे हाथ में रियाश की मुट्ठी कस के बंद थी। रियाश पैर से बहुत ज़ोर से मारते हुए दरवाज़ा खोले थे, जिससे अचानक ही गौरव और जिया दोनों की नज़र उसी तरफ चली जाती है। जिया जिया जैसे ही रियाश को बाहर खड़ा देखती है, वो तुरंत ही गौरव के हाथ से अपने हाथ को हटाते हुए खड़ी होने लगती है। और गौरव का भी कुछ यही रिएक्शन था, वो भी तुरंत ही जिया के हाथ से अपना हाथ हटाता है
और जल्दी से थोड़ा साइड में होकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही सोफ़ा से जिया खड़ी होने की कोशिश की थी, वो भी काफ़ी झटके में, जिससे उसके पैरों में इतनी तेज़ तकलीफ़ उठती है कि वो जा कर के एकदम से गिरने वाली होती है। अभी वो टेबल की तरफ गिरती, लेकिन उससे पहले ही गौरव उसे संभालते हुए उसकी कमर पर हाथ रख देता है। ऑब्वियसली गौरव का इंटेंशन जिया को सिर्फ बचाना था, लेकिन उसी चक्कर में जिया और गौरव का चेहरा काफ़ी करीब आ गया था। वो दोनों अभी एक दूसरे से अलग होते, लेकिन तभी झटके से रेयांश उन दोनों के पास आते हैं और गौरव को काफ़ी तेज़ झटका देते हुए उसके कंधे को पकड़ करके साइड में कर देते हैं। जिया फिर से डिसबैलेंस होती है, लेकिन रेयांश उसके बाजू को पकड़ करके ठीक करते हैं और उसे काफ़ी तेज़ी में सोफ़ा पर ऑलमोस्ट धक्का देकर बैठा देते हैं, जिससे जिया की थोड़ी चीख निकल गई थी। आउच! लेकिन रेयांश को इस वक्त जिया की चीख नहीं सुनाई दे रही थी, बल्कि उनकी आंखें तो इस वक्त गौरव पर टिकी हुई थी, और वो भी काफ़ी खूंखार तरीके से। गौरव जो संभल करके खड़ा होता है और थोड़ा पीछे जाते हुए कहता है, भाई वो मैं। लेकिन रेयांश इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे, और वो उसके कॉलर को ज़ोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, क्या कर रहे थे यहाँ पर? हाँ, भले ही रेयांश उससे कुछ महीने ही बड़े थे, लेकिन रेयांश को तो आदत थी सबके साथ स्ट्रिक्ट रहने की। फिर ये तो कुछ महीने छोटा इंसान था, और वो जिया के करीब इतना ज़्यादा, ये रेयांश को नाकाबिले बर्दाश्त था। वही रेयांश उसको ज़ोर से पीछे की तरफ धक्का देते हैं और उसका हाथ जा कर के साइड में रखे एक टेबल से लड़ता है, जिस पे कुछ वास रखे हुए थे, जिससे उसके हाथ से वास नीचे की तरफ गिरता है और कांच के टूटने की आवाज़ बाहर तक जाती है। आसपास के स्टाफ भी उस रूम की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके रूम का दरवाज़ा कोई खोल सके। लेकिन तभी वो सारे स्टाफ जाकर के प्रार्थना जी को इस बारे में इन्फॉर्म कर देती हैं। प्रार्थना जी जो दौड़ करके जिया के रूम के अंदर आई थी, और वहीं अब जाकर के नंदिनी जी भी धीरे धीरे कदम को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, चलो तमाशा के थोड़े मज़े लेते हैं। नंदिनी जी पैसों को लेकर इस हद तक पागल थी कि उन्हें अपने बच्चे की भी फिक्र नहीं थी कि वो इस वक्त रेयांश के हत्थे पड़ चुका है, और वो भी धीरे से प्रार्थना जी के पीछे आकर खड़ी हो गई थी। प्रार्थना जी जो रेयांश को रोकते हुए कहती हैं, बेटा क्या कर रहे हो? उसके सर पर चोट लग गई है, छोड़ो उसे। जिया भी कोशिश कर रही थी कि वो भी रेयांश को रोके, लेकिन रेयांश बस एक बार उसको घूरे थे और वो चुपचाप साइड में अपना चेहरा नीचे करके खड़ी हो गई थी। लेकिन प्रार्थना जी इस तरह से अपने दोनों बच्चों को लड़ता हुआ नहीं देख सकती थी। प्रार्थना जी को गौरव काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि वो नंदिनी जी के नेचर से बिल्कुल अलग था। नंदिनी जी जो अब इस तरह की लड़ाई और देख नहीं सकती थी, और वैसे उन्हें तो जिया और रेयांश के बीच में तकरार चाहिए थी, ना कि रेयांश और गौरव के बीच में। और अगर लड़ाई ज़्यादा बढ़ती तो नंदिनी जी को आज के आज ही घर खाली करना पड़ जाता, और उनका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता, जिसकी वजह से वो रेयांश के सामने आकर उन्हें रोकते हुए कहती हैं, ये किस तरह का मजाक है? तुम्हारा छोटा भाई है ये, इस तरह से कैसे कर सकते हो? माना कि बहुत बड़े आदमी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेटे को। कि तभी रेयांश अपनी एक उंगली दिखा करके उन्हें बस घूरते हुए शांत रहने का इशारा कर देते हैं। उन्होंने एक लफ्ज़ उनके सामने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रेयांश के मुंह से कोई शब्द निकलेगा तो आज के आज ही ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। रेयांश जैसे तैसे करके अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए ज़ोर से अपनी मुट्ठी का पंच बनाते हैं और ज़ोर से उसे गौरव की तरफ मारते हैं। तुरंत ही गौरव ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली थी, और उसे लगा था कि बस अब उसकी नाक टूटने वाली है। लेकिन रेयांश ने उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके सिर के ठीक बगल में दीवार पर ज़ोर से मारा था। जिया भी उस आवाज़ को सुन करके झटके से अपने चेहरे को साइड में रगड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर ली थी। प्रार्थना जी जो रेयांश को शांत करते हुए कहती हैं, बेटा बताओ तो सही हुआ क्या है? रेयांश जो 2 कदम पीछे जाते हैं और जिया के बगल में आकर खड़े होते हुए उसका वही हाथ ऊपर करते हैं जिस हाथ में गौरव ने उसे कंगन पहनाने की कोशिश की थी। अभी भी वो कंगन जिया के हाथ में ही फंसा हुआ था, और उसे दिखाते हुए रेयांश कहते हैं, ये क्या हो रहा था यहाँ पर? मेरे एब्सेंस में ये लड़का मेरी बीवी के कमरे में आकर के उसे कंगन पहना रहा है। और फिर वो जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, और तुम पहन भी रही थी? आवाज़ सुनी मैंने तुम्हारी हंसी की। जाने दो इन लोगों को, फिर बात करते हैं इस बारे में। जिया बस अपनी थूक गटक लेती है। उसे समझ नहीं आता कि इसमें इतना भी बड़ा क्या बात हो गया।
अब उसके ही अपने हस्बैंड का भाई है, अब उसे वो क्या ही बोलती। क्या इस तरह डायरेक्टली मना करना उसके लिए सही होता? जिया बस चुपचाप अपनी थूक गटकते हुए नीचे की तरफ फ्लोर को ही घूरे जा रही थी। प्रार्थना जी जो गौरव को देखते हुए कहती हैं, बेटा ये सब क्या मतलब है? मैंने तुम्हें देखा था इसके कमरे में आते हुए, पर तुम ये करने आए थे? वही नंदिनी जी जो कहती हैं, अरे इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? वो तो मेरा दिया हुआ तोहफा देने आया था उसको। अब उसने ही बोला होगा कि कंगन पहना दो तो बस मेरे बेटे ने उसकी मदद की होगी। और जिया क्या इतनी बेवकूफ़ है? अगर उसे कंगन नहीं पहनना था तो वो मना कर देती ना। और वो जिया के सामने आकर कहती हैं, तुमने मना किया था? जिया अपने चेहरे को उठाकर अभी कुछ जवाब दे दी, लेकिन उससे पहले ही नंदिनी जी अपने बेटे की तरफ मुड़ते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। अरे तुम बड़े आदमी बन गए, इसका मतलब हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करोगे? और फिर वो प्रार्थना जी की तरफ देखते हुए थोड़ा ड्रामा करते हुए कहती हैं, मुझे तुम्हारे बच्चे से ये उम्मीद नहीं थी प्रार्थना। प्रार्थना जी तो इस बात पर शांत थी, लेकिन रियांश नहीं। रियांश और नंदिनी जी की तरफ आते हैं और 2 बार चुटकी बजाते हुए उनके सामने झुकते हुए कहते हैं, लास्ट वार्निंग है आपको भी और आपके बच्चे को भी। मेरे और मेरी बीवी से आप लोग को इस घर में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन हमारे बीच में नहीं। मेरी और मेरी बीवी के बीच में अगर कोई आया तो उसका क्या हाल करूँगा आप सोच भी नहीं सकती हैं। भूल जाऊँगा कि ये मेरा भाई है। और फिर वो गौरव के पास आकर के उसके बाजू को जोर से पकड़कर हिलाते हुए कहते हैं, माफ़ी मांगो उससे। लेकिन नंदिनी फिर से उन दोनों के बीच में आते हुए कहती हैं, किस बात की माफ़ी? मैं जानना चाहती हूँ आखिर मेरे बच्चे ने गलत क्या किया है? वो तो बस मेरे कहने पर तोहफा देने आया था जिया को। रियांश कहते हैं, क्यों आया था तोहफा देने? आपको क्या लगता है मेरी बीवी को किसी चीज़ की कमी है और उसकी कमी आप पूरी कर सकती हैं, या फिर आपका ये नक्कार बेटा कर सकता है? लेकिन नंदिनी जी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए कहती हैं, तुम अपनी बीवी को देखो और उसके किरदार को। अब वो किसी मर्द को अगर अपने घर में अपने कमरे में आने की इजाज़त देती है तो फिर किसी मर्द की गलती नहीं होगी। मेरे बेटे ने कोई ज़बरदस्ती नहीं किया तुम्हारी बीवी के साथ। और वैसे भी खुद अपनी बीवी से पूछो, इसने खुद ही गौरव गौरव चिल्ला करके उसे बुलाया था। क्यों प्रार्थना, याद है ना? प्रार्थना जी इस बात पर कुछ नहीं कहती। रियांश को एक्सपेक्टेशन थी कि गौरव ही उसके कमरे में आया था, लेकिन जिया गौरव को बुलाई थी ये सुन करके तो रियांश का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और अब उन्हें वाकई में ही जिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें डर था कि कहीं वो गुस्से में उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। रियांश का गुस्सा उनको खुद भी बहुत खतरनाक लगता था, जिसकी वजह से वो अवॉइड करते थे कि वो गुस्से के टाइम किसी के साथ ना रहें। लेकिन इस वक्त वो जिया के साथ अकेले रहना चाहते थे, उससे पूछना चाहते थे, उससे बात करना चाहते थे। रियांश, प्रार्थना जी, नंदिनी और गौरव तीनों को वहाँ से बाहर जाने का इशारा कर देते हैं। नंदिनी जी अपने बच्चे को लेकर कहती हैं, चलो बेटा यहाँ से। मुझे नहीं लगता कि हमारे इस घर में कोई भी इज्जत है। भले ही मैं पद में यहाँ पर बड़ी हूँ, लेकिन फिर भी गरीबों की कहीं इज्जत नहीं होती। और ये बोल करके वो वहाँ से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन प्रार्थना जी अभी भी वहीं पर खड़ी थी और वो रियांश को देखते हुए कहती हैं, बेटा वो बहुत कमज़ोर है, तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। और ये बात वो रियांश के सामने आकर काफ़ी धीरे लहजे में बोल रही थी कि जिया को ये बात सुनाई ना दे। लेकिन रियांश अपनी मॉम को देखते हुए कहते हैं, आप बाहर जाइए, मैंने बोला है मेरी और मेरी बीवी के बीच में कोई ना आए तो बेहतर होगा। प्रार्थना जी जिया की तरफ देखते हुए कहती हैं, ख्याल रखना बेटा, मैंने तो तुम्हारे बच्चे को अपने बच्चों की तरह समझा है, कभी अपने बच्चे और तुम्हारे बच्चों में फ़र्क नहीं किया। और देखो अपने बेटे को, मेरा बच्चा कितना डर गया है। गौरव भी एकदम शांत पड़ गया था। वो जिया के फेवर में कुछ कहना तो चाह रहा था जब नंदिनी जी जिया को ब्लेम कर रही थी, लेकिन वो रियांश के सामने एक और शब्द अपने मुंह से निकाल नहीं पाता। उसे पहले भी इसी बात का डर था कि कहीं अगर रियांश भाई नाराज़ हो गए तो फिर उसका क्या हाल करेंगे, और जो डर था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। और वो रियांश की तरफ देखते हुए कहती हैं, और तुम भी उसका ख्याल रखना। रियांश जो अपने चेहरे को दूसरी तरफ किए हुए थे और वो बस अपने सिर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं,
बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला हूँ मैं आज इसका। आप जाइए। प्रार्थना जी को डर तो लग रहा था कि अब जिया के साथ क्या होगा, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। वैसे भी मैटर तो रेयांश और जिया का ही था, और जिया रेयांश की बीवी थी, यानी रेयांश की रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बस अपना मन मार करके रूम से बाहर आई थी, लेकिन अभी भी उनका दिल जिया के लिए काफ़ी ज़ोर से धड़क रहा था। उन्हें डर लग रहा था कि अब जिया का क्या होने वाला है। जिया जो बस अपने चेहरे को नीचे किए हुए एक जगह पर स्टैचू की तरह खड़ी थी। रेयांश जो दरवाजे को अपने वॉइस कमांड देकर लॉक कर देते हैं और जिया की तरफ आकर के मुड़ गए थे। और जैसे जैसे कमरे की शांति में रेयांश के जूतों की टक टक की आवाज़ जिया के कानों में पड़ रही थी, जिया जो धीरे धीरे करके और ज़्यादा सहमती जा रही थी। जैसे ही रेयांश उसके थोड़ा और क्लोज आकर के खड़े हुए थे, जिया थोड़ा शिवर करने लगती है और अपने चेहरे को बस वो नीचे की हुई थी। रेयांश धीरे से अपने हाथ को उठाए थे, लेकिन जिया तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके अपनी आंखों के आंसू को संभाल कर पोंछने लगती है। अभी भी जिया का एक हाथ तो उसी कंगन की वजह से लॉक था। रेयांश अपना हाथ उठाकर जिया की गाल पर उसके आ रहे आंसुओं को पोंछते हैं और फिर उसके हाथ को देखते हैं। वो उसके हाथ को देखकर एक अजीब सा स्माइल पास कर रहे थे। उस कंगन को जिया के हाथों में देखकर रेयांश को कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो और अंदर से उनका पूरा खून खौलना शुरू हो गया था। वो उसको देखते ही देखते अपनी नज़र छोटी करते हैं और ज़ोर से उस कंगन को दबाते हुए जिया से पूछते हैं, कंगन पहनने का बहुत शौक है तुम्हें? जिया जो रेयांश के जवाब में बस अपने चेहरे को ना में हिला देती है, लेकिन तभी रेयांश एक हाथ जो कि उसी कंगन पर और दूसरा हाथ जिया के गाल पर रखते हुए ज़ोर से उसके गाल को दबाते हुए अपनी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, मेरी तरफ देख कर बात किया करो। जब इतनी हिम्मत होती है कि गलतियां कर सको, तो उसका जवाब भी मेरी आंखों में देख कर दिया करो। जिया जो अपने दबे हुए मुंह से बस धीरे से कहती है, सॉरी, सो सॉरी, मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या गलत कर रही हूँ उसमें। रेयांश उसकी बात सुनते हुए काफ़ी गुस्से में कहते हैं, तो तुम्हें यह भी नहीं समझ आ रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है? जिया जो उनके जवाब में कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंखें बंद करके रोना शुरू कर देती है। लेकिन रेयांश उसके सिर को दीवार से टिकाते हैं और उसके गर्दन पर धीरे धीरे अपनी उंगली को फेरते हुए कहते हैं, तुम्हें पता है ना, अक्षय तुम्हें बहुत प्यार से देखता था, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे जुमले भी यूज़ करता था, बेबी, स्वीट हार्ट और पता नहीं क्या क्या। उसकी हालत इस वक्त बद से बदतर कर रखी है मैंने। सोचो, वो मेरा दोस्त था। मैं किसी को भी यह हक नहीं देता कि कोई मेरी बीवी को प्यार से देखे, और उसने तो तुम्हें हाथ लगाया है। बहुत बुरी हालत करने वाला हूँ मैं उसका, लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बीवी से तो बात कर लूँ, जिसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि उसने कोई गलती की है। और फिर अचानक से ही उसके चिन को वो अपने हाथ से पकड़ते हुए अपनी तरफ उसका चेहरा उठाते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना, मेरी आंखों में देख कर जवाब दो, गलती की है तुमने या नहीं? जिया जो कहती है, सॉरी, वो कंगन लेकर आए थे। रेयांश कहते हैं, तुमने खुद उसे बुलाया था? इज इट ट्रू? जिया जो कहती है, पहले वही आए थे और आपसे बात कर रही थी, इसलिए वो चले गए। मुझे लगा कुछ ज़रूरी होगा, इसलिए मैंने बुलाया था। रेयांश उससे कहते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है उसका नाम लेने की? जब मैं यहाँ से गया था तब भी तुमने ही बोला था कि गौरव बहुत क्यूट है, बहुत फ़नी है, राइट? काफ़ी पसंद आ गया तुम्हें? जिया जो कहती है, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं, प्लीज़। रेयांश जो कहते हैं, रोने का नाटक मत करो मेरे सामने। और फिर वो अपनी लाल आंखों से उस कंगन को घूरते हैं और जिया की तरफ देखते हुए कहते हैं, बहुत शौक है दूसरों के हाथ से कंगन पहनने का। क्या करो, हाथ काट दो तुम्हारे? ना हाथ रहेंगे और ना कंगन पहनोगी। जैसे ही जिया ने ये सुना था, वो झटके से अपने हाथ को पीछे करते हुए अपने दोनों हाथ को रेयांश के सामने जोड़ते हुए कहती है, ये क्या बोल रहा है? मेरे हाथ नहीं, प्लीज़ नहीं। रेयांश कहते हैं, आई थिंक इसे काटना पड़ेगा जिया। जिया जो कहती है, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, हाथ मत काटिएगा प्लीज़। रेयांश कहते हैं, ऐसे काम क्या है तुम्हारे हाथ का? जिया जो कहती है, बहुत बहुत काम आता है मेरे,
मैं इससे बाल झाड़ती हूँ, मैं इससे मेकअप करती हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी आंखों के आंसू को भी मैं अपने हाथ से ही पोंछती हूँ। बहुत काम है हाथ का। रेयांश कहते हैं, ऐसे काम करती है क्योंकि तुम्हें रोना पड़े। जिया जो कहती है, प्लीज़ हाथ मत काटिएगा। जिया ने रेयांश की बात को सीरियस ले लिया था क्योंकि रेयांश ने इतने गुस्से में यह बात बोला था कि ऑब्वियसली इस वक्त रेयांश का मजाक करने का तो बिल्कुल भी मूड नहीं था। ऐसा उनकी शक्ल देखकर लग रहा था। जिया को इस तरह डरता देख करके रेयांश को न जाने कौन सी सेटिस्फैक्शन मिलती है और वो पीछे जाकर आराम से रिलैक्स होकर के काउच पर अपने पैर को टेबल पर रखते हुए कहते हैं, हैमर लेकर आओ। जिया जो कहती है, क्या? जिया को लगा था कि शायद रेयांश उसके हाथ को हर्ट करने वाले हैं, लेकिन तभी रेयांश कहते हैं, आई सेड हैमर लेकर आओ। जिया अपने चेहरे को धीरे से नीचे करते हुए कहती है, प्लीज़ हाथ मत तोड़िए मेरे, प्लीज़। रेयांश उसके हाथ को देखते हैं और फिर एक बार जिया के चेहरे की तरफ और उससे कहते हैं, ओए इधर देखो। जिया धीरे धीरे अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाती है और फिर रेयांश को देखते हुए कहती है, क्या हुआ? रेयांश कहते हैं, तुम्हारे हाथ से भी मुझे बहुत काम है। तुम्हारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, और अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं है। अभी तो बहुत काम बाकी है। इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ को तुम्हारे शरीर से अलग नहीं करने वाला। अब जाओ हैमर लेकर आओ। जिया जब पूछती है, कहाँ है? रेयांश उसको एक डोर का इशारा करते हुए कहते हैं, वहाँ। जिया छोटा सा एक हैमर रेयांश के सामने रख देती है और रेयांश उसकी कलाई को पकड़कर तुरंत ही अपने बगल में बैठाते हुए कहते हैं, हाथ दो। जिया जो कहती है, हाथ क्यों चाहिए? रेयांश कहते हैं, प्यार से मांग रहा हूँ, दे दो वरना खींच लूँगा। और रेयांश बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो उसकी कलाई को ज़ोर से पकड़कर टेबल पर रखते हैं और जिया से कहते हैं, आंख बंद करो वरना डर जाओगी। जिया जो कहती है, दर्द होगा प्लीज़। जिया को अभी भी यही लग रहा था कि रेयांश उसको हर्ट करने के लिए हैमर लेकर आए हैं, क्योंकि रेयांश की आंखों में जिस तरह से लालिमा छाया हुआ था, ऑब्वियसली जिया को रेयांश के इस ऑरा से काफ़ी घबराहट महसूस हो रही थी। और रेयांश ने ऐसी अजीबोगरीब बातें भी तो कर दी थी उसके सामने। उसके घर वाले भी उसे हमेशा इसी तरह की धमकियाँ देते रहते थे और उसे बहुत टॉर्चर करते थे, जिसकी वजह से जिया को इस वक्त अपने घर वालों की याद आने लगती है और उसका पुराना ट्रॉमा जो दोबारा से ट्रिगर होने लगता है। वहीं रेयांश ज़ोर से हैमर को उठाते हैं और जिया के उसे कंगन पर मारते हैं। रेयांश ने जिया के हाथों के नीचे अपने हाथ को रखा था ताकि जिया के हाथ को ज़रा भी हर्ट ना हो, और उन्होंने अपने हाथों से ही जिया के पूरे फिंगर्स को कवर कर रखा था। लेकिन जिया अपनी आंखें बंद की हुई थी और उसे यह सब नजर नहीं आता, पर इधर उधर लगता तो उसमें चोट रेयांश के हाथ को लगती, जिया को नहीं। एक बार ही उस हैमर से जैसे उस कंगन पे चोट पड़ी थी, वो कंगन पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है। एक साइड से वो कंगन क्रैक कर गया था। वैसे वो मेटल का था, जिसकी वजह से 2-3 बार और रेयांश को उस हैमर से मारना होता है और फिर फाइनली एक जगह से वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है। रेयांश झटके से उसे अपने हाथ से तोड़ते हैं और फिर जिया के हाथों से निकाल करके उसे ज़ोर से नीचे की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, जो भी चीज़ मेरी जान के करीब आने की कोशिश करेगी इसी तरह से तोड़ कर फेंक दूंगा उसे। और ये बोलते हुए वो अपने गर्दन को टिल्ट करके जिया के चेहरे की तरफ देख रहे थे। जिया अभी भी अपनी आंखों को बंद की हुई थी और रेयांश उसके कलाई पे अपना हाथ रखते हैं और धीरे से उसके फिंगर तक अपने हाथ को ले आते हुए उसके फिंगर को सीधा करते हुए कहते हैं, ठीक है हाथ। जिया झटके से अपने हाथ खोलते हुए कहती है, हाँ निकल गया। रेयांश कहते हैं, निकल गया और टूट भी गया। जिया जो उस कंगन की तरफ देखते हुए कहती है, अच्छा हुआ टूट गया, मुझे तो लगा था कि उसके चक्कर में मेरा हाथ कटेगा। रेयांश कहते हैं, पहली बार कुछ अच्छी बात की हो तुम। वैसे पनिशमेंट में क्या चाहिए तुम्हें? जिया जो रेयांश से पूछती है कि किस बात की पनिशमेंट? रेयांश कहते हैं, गलती बताई थी ना भी थोड़ी देर पहले। जिया जो कहती है, आइंदा से नहीं होगा। कोई लड़का भी करीब आएगा तो खुद उससे 100 मील दूर भाग जाऊंगी, आई प्रॉमिस। और ये बोलते हुए वो अपने गर्दन पर अपने हाथ को रख के रेयांश को ये विश्वास दिला रही थी। रेयांश उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहते हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम्हें पनिशमेंट तो देनी पड़ेगी, गलतियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही हैं तुम्हारी। जैसे तैसे करके मैंने अक्षत को बर्दाश्त कर लिया था, क्योंकि उस वक्त
उसने तुम्हारी बहुत हेल्प की थी और तुम्हारा थोड़ा बहुत उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करना नॉर्मल था। लेकिन अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और बीवी के साथ मेरी मोहब्बत भी हो। हाँ, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना। ज़्यादा सर पर चढ़ोगी ना तो नीचे फेंकना भी अच्छे से आता है मुझे। जिया जो अपने चेहरे को चुपचाप नीचे करते हुए कहती है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। रेयांश कहते हैं, पनिशमेंट क्या चाहिए? जिया जो हैरानी से रेयांश की तरफ देखते हुए पूछती है, भला कोई पनिशमेंट भी पूछ कर देता है क्या? रेयांश कहते हैं, तुम्हारी हालत इस वक्त ठीक नहीं है, पैरों में भी चोट है और ऊपर से चेहरे पर भी बहुत सारे निशान हैं। डैड ने बताया कि परसों रिसेप्शन का फंक्शन है। तुम्हारी हालत अगर मैं बुरी करने पर आया तो 2-3 दिन तो वैसे भी नहीं चल पाओगी। अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी गलती, लेकिन हाँ, थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। बेड पर रहो और बेड से हिलने की ज़रूरत नहीं है, समझी? जिया जो बस अपने सर को हिलाते हुए कहती है, मैं वो समझ गई। जिया जो खड़े होते हुए धीरे से अपनी साड़ी को उठाती है और ऊपर की तरफ बेड पर चढ़ जाती है। रेयांश की नज़र जैसे ही जिया की चोट पर पड़ी थी, वो तुरंत ही तेज़ कदमों से उसके पैर पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, तुमने इस पर मरहम नहीं लगाया? जिया जो कहती है, वो ठीक है अभी, और कोई ख़ास प्रॉब्लम भी नहीं हो रही है तो मैंने सोचा। रेयांश उससे कहते हैं, सोचती कुछ ज़्यादा होता, अपना दिमाग उतना ही चलाया करो जितना ज़रूरी हो। जब भी एक्स्ट्रा काम करता है ना, हमेशा कुछ गड़बड़ करते हो, और अगर मैं मरहम नहीं लगाऊंगा तो तुम अपने हाथ से नहीं लगा सकती। इंडिपेंडेंट गर्ल बनना है तुम्हें। जिया जो कहती है, वो तो मुझे बनना ही है, मैं लगा लूँगी बाद में, से घूरिए मत। रेयांश उसको देखे ही जा रहे थे, लेकिन फिर वो जिया की बात पर ज़रा भी भरोसा नहीं करते और खुद ही ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकाल करके उसके पास बैठते हुए और उसके पैरों को अपने गोद में रखते हुए धीरे धीरे उसका मरहम लगाने लगते हैं। रेयांश जो इस वक्त जिया के पैरों की तरफ देख रहे थे और जिया रेयांश के चेहरे की तरफ, और वो धीरे से कहती है, अभी थोड़ी देर पहले इतना गुस्सा और अचानक से इतनी केयर, अजीब है ये शख्स। रेयांश उसकी धीरे आवाज़ भी सुनते हुए कहते हैं, ऐसे होते हस्बैंड्स। अगर तुम किसी दूसरे मर्द के करीब जाओगे तो ऑब्वियसली मेरा गुस्सा तो ट्रिगर होगा ना। और हाँ, ये मत समझना कि ये सॉफ्ट कॉर्नर आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। आता हूँ थोड़ी देर में, फिर बात करते हैं इस बारे में। और ये बोलकर वो जिया के पैरों को धीरे से बेड पर रख देते हैं। जिया जो रेयांश से पूछती है, कहाँ जा रहे हैं? रेयांश रोज़ की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, कहीं भी जा रहा हूँ, तुमसे मतलब नहीं है। तुम अपनी आंखें बंद करो और आराम करो और सोना मत जब तक मैं नहीं आता हूँ। जिया बस अपने चेहरे को हाँ मिलाती है, लेकिन उससे डर था कि कहीं रेयांश गौरव को ज़्यादा हर्ट न करने चले जाए, क्योंकि गौरव की इसमें कोई ख़ास गलती तो थी नहीं। ऑब्वियसली जिया ने ही उसको परमिशन दी थी, गौरव ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना की थी। जिया जो हिम्मत करते हुए धीरे से कहती है, वो अगर आप किसी को मारने पीटने जा रहे हैं तो रहने दीजिए ना। रेयांश बिना पीछे मुड़े कहते हैं, तुम अपने बारे में सोचा करो, ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, और ये बोल करके वो पीछे मुड़ते हुए से कहते हैं, अगर किसी पर प्यार आता है तो सिर्फ मेरे ऊपर आना चाहिए, तरस सिर्फ मेरे ऊपर, ख्याल सिर्फ मेरा। तुम्हारे होठों पर अगर किसी का नाम भी हो तो सिर्फ रेयांश अग्निहोत्री। और ये बोल करके वो अपने होठों से दूर से ही उसे फ्लाइंग किस देते हैं और फिर बाहर की तरफ निकल जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर क्यों जा रहे थे रेयांश बाहर और क्या करने वाले थे रेयांश आगे। आइए जानते हैं क्या गौरव उनके अब गुस्से के प्रकोप से बच पाएगा या नहीं। आइए जानते हैं इस आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए माफिया स्ट्रैप्ड वाइफ सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।